फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको तुम सबको प्रैक्टिकल क्लास दिखाया था ना, प्रैक्टिकल बैलेंस शीट दिखाई थी ना कंपनी की, जिसमें क्या क्या था, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियोज भी था, कंपैरेटिव था ना लास्ट ईयर से करंट ईयर। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करना, राइट, हिंदी में। तो अब सबसे पहले मीनिंग, इस चैप्टर की वेटेज क्या है वो थ्योरी पूछ लेते हैं कई बार। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पढ़ो इसको। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, क्या है, कौन सा प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए और इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आए। ठीक है, ये 2 लाइन या 1.5 लाइन की जो डेफिनेशन है उसको रट्टा मार लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग राइटर ने दिया है। ठीक है, इसका अल्टीमेटली क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एक तो ये अंडरलाइन कर लो, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, किस लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए और एक डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब होता है प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेना। टूल्स क्या क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर 3, कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर 3, राइट, बोलोगे सर ऐसे पढ़ाओगे, रेशियो एनालिसिस चैप्टर 4 एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 5। बोलोगे सर समझ में आ गया, नहीं नहीं, रुको सही बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि 2 साल के फिगर को कंपेयर करना। मान लो अभी बैलेंस शीट बनाया था ना, उसमें लास्ट ईयर की फिगर थी, करंट ईयर की फिगर थी, तो उसके ऊपर एक फार्मूला लगा देते हैं पहले, फिर हम जैसे 24-23 है तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2023 से। तो मतलब ये पता चल जाता है कि कौन सी फिगर कितनी चेंज हुई है। पहले एब्सोल्यूट में आती है, फिर परसेंटेज भी निकालते हैं। जैसे मान लो पिछली बार सेल 5 लाख का है, इस बार 10 लाख का हो गया, सीधा 100% अप हो गया। पिछली बार अदर इनकम 10,000 रुपए की थी, इस बार 15,000 की हो गई, 50% अप हो गया। परचेजेस पिछली बार 5 लाख का था, इस बार 6 लाख का हो गया, 20% अप हो गया। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, 2023 को 2024 से कंपेयर करना, मतलब 2 साल की फिगर को कंपेयर करना, राइट। इसको हम हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। बस कंपेयर करना है, डिफरेंस भी निकालना कंपेयर करके डिफरेंस निकाल को डिवाइड बाई 2023 की फिगर। है। हाँ, ठीक है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं कंपेयर करना। अब जिसमें मान लो कि तुम्हारा सेल हुआ है डबल और तुम्हारा खर्चा 2.5 गुना बढ़ गया, तो फिर तुम्हारा दिमाग खटकेगा ना भाई कि मेरा प्रॉफिट 5 लाख से 10 लाख हुआ है, परचेजेज भाई 6 लाख से 12 लाख हो गया, कैसे पॉसिबल है, या 6 लाख से 15 लाख हो गया, राइट। ठीक है, तो इस टेक्निक को सॉर्ट आउट करने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने का एक तरीका एक ये भी है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट। नंबर 2 तरीका क्या है, सेकेंड नंबर, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ही फिगर को बेस मान के सबको डिवाइड कर दो। जैसे कि रेवेन्यू से रेवेन्यू को डिवाइड कर दो, रेवेन्यू को अदर इनकम से डिवाइड कर दो, रेवेन्यू को, सॉरी, अदर इनकम को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, फिर परचेज को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, चेंज इन स्टॉक को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो। मतलब एक फिगर को उठा करके, बेस क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पीएनएल में बेस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बैलेंस शीट में बेस होता है बैलेंस शीट के टोटल को बेस उठा के करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स सबको डिवाइड कर देना वैसे टोटल से। जैसे बैलेंस शीट का टोटल 1 लाख रुपए आ रहा है और करंट करंट लाइबिलिटी तुम्हारा 50,000 है, 25,000 है, 10,000 है, तो उन सबको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने से फायदा क्या होगा,
तुम लोगों को पता चल जाएगा यार, पिछली बार तो क्रेडिटर हमारे टोटल बैलेंस शीट का 20% था, इस बार टोटल बैलेंस शीट का 25% है, 23% है, 50% है। तो तुम अल्टीमेटली डीप टेकिंग में तभी तो जाओगे। कल को तुमसे पूछेगा कि हाँ भाई सेल मेरा डबल हुआ है, परचेज मेरा 3 गुना हुआ, तो क्रेडिटर्स भी तो मेरा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, वैसे ही तुम्हें एसेट्स देखा जाएगा कि तुम्हारा एसेट्स कितना है टोटल बैलेंस शीट का, या तुमने टोटल रेवेन्यू का परचेज कितना किया है, या टोटल रेवेन्यू का तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस क्या है। जब मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलम होता है आपका रेशियो एनालिसिस करना। क्या होता है? रेशियो एनालाइज करना। रेशियो एनालाइज क्या होता है? तरह तरीके के हम रेशियो निकालते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। करीब इसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन है, मोर देन 100 क्वेश्चन है, एंड मोर देन 30 फार्मूलाज है। समझाऊंगा और लर्न करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है। और देन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिन मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था, राइट? अगर तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा तो मैंने उसमें 3 एक्टिविटी दिखाई थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कितना आ रहा है। वो सारे चीजें बना के हम क्या बनाते हैं, क्या ये रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियो एनालाइज करने का एक टूल है। इन 4 तरीकों से हम प्रॉफिट चेक करते हैं या किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। जब मैं शेयर मार्केट में पैसा भी लगाता हूँ तो मैं ये 4 चीज जरूर देखता हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जब शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ तो मैं ये 4 चीजें जरूर देखता हूँ हमेशा, कि किस क्या सेल इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, पिछले साल से इस साल कितना सेल इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट ईयर से इस ईयर क्या कौन कौन से खर्चे कितने इंक्रीज हुए। फिर मैं देखता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखता हूँ कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे मेजर पैसा आना चाहिए ऑपरेटिंग से, मतलब जो तुम काम कर रहे हो, जो धंधा कर रहे हो, उससे पैसे बन रहे कि नहीं बन रहे। ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी क्या कहता है अपना कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाने के लिए कंपनी के एसेट बेच देता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेच देता है, तो डेट इज नॉट अ गुड कंपनी। ठीक है जी। मे भी अगर थ्योरी आएगा तो 4 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि टूल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। सिंपल है कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज who do not have access to the detailed record of enterprises and therefore have to depend on the public documents like balance sheet and P&L, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, वो एक्सटर्नल एनालिसिस ऐसे करते हैं। और इंटरनल वाले तो हम लोग हो गए, जिसका सब कुछ अवेलेबल होता है, कंपनी का डायरेक्टर। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, operational efficiency of the organization. The important feature of the such analysis is that to management has access to the all the information. ठीक है, इट इज नॉट एज मच इन्फॉर वो इंपॉर्टेंट, बट पेपर में कई बार पूछ लगे एक्सटर्नल एनालिसिस के सोर्स बताओ क्या होता है, या इंटरनल एनालिसिस के सोर्स बताओ। वो कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर वाले। इसलिए जो मैंने अरिहंत की बुक लगवाई है, 15 सैंपल पेपर है, अगर 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो ठीक है, तो उसको करना शुरू कर दो। 100 में अगर लेस देन मार्क्स चाहिए, 33 नंबर चाहिए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ये देखो एनालिसिस करने का तरीका होता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है। ये जब मैं तुम्हें चैप्टर्स करा दूंगा ना, 5 चैप्टर्स, 3, 4 और 5, तो मैं एक बार तुम्हें दोबारा ये चैप्टर कराऊंगा, तब जाके तुम्हें इन डेप्थ और डिटेल में समझ में आएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है। जैसे कि अब ये तुम्हारा है इंट्रा हेड कंपैरिजन, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंटर कंपैरिजन। इंटर फॉर्म मतलब होता है दो फॉर्म्स के बीच में कंपेयर करना, कि सिमिलर कंपनी है, दोनों कंपनी मेडिसिन की है, दोनों कंपनी टेक्नोलॉजी की है, जैसे तुम्हारा टीसीएस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्फोसिस भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी कंपनी है। दोनों के बीच में कंपेयर करना कि भाई एक टर्नओवर इतना कर पा रहा है, दूसरा इतना ही क्यों कर पा रहा है, उसका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ये है, हमारा इतना क्यों है, उसका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, हमारा इतना कम क्यों है या ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपेरिजन, मतलब किसी बाहर वाली कंपनी से अपनी फर्म को कंपेयर करना, उसको बोलते हैं इंटर फर्म। एक होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब खुद की कंपनी को डेटा खुद से ही कंपेयर करना, पिछले के कई सालों से कंपेरिजन करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपेरिजन या इंटर फर्म कंपेरिजन। क्लियर है?
ये अभी मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं तीसरा चौथा चैप्टर्स करा दूंगा ना, उसके बाद दोबारा आऊंगा मैं इन चीजों पे। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कराने के लिए करा देता हूँ कि एटलीस्ट इन चीज की इंपॉर्टेंस क्या है थ्योरी, क्योंकि इसी से लिंकेज आगे के चैप्टर से, और आगे के चैप्टर से ये लिंकेज है दोनों। ये जो चैप्टर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बढ़ाना, सिंपल। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुम्हें एनालाइज करोगे ना कि भाई पिछली बार सेल हमने सेम रिसोर्स से हमने इतने का सेल किया था, तो क्या इस बार सेम रिसोर्स से हम क्या और ज्यादा सेल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, वो चेक करोगे। तो कैपेसिटी चेक करना या प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। अगर तुम अपनी कैपेसिटी चेक कर पाओगे तो उसका इफिशियंसी बता सकते हो, अगर प्रॉब्लम का है तो सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। राइट। तो ये सारी चीजें फिर इंटरफर्म कंपेरिजन करके, फोरकास्टिंग करके, बजट बना के तुम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर सकते हो कि भाई पिछली बार हमने सेम रिसोर्स से या सेम कैपिटल से इतने का सेल कर लिया था हमने, अगली बार हमने इसे 5 लाख और ऐड कर दिया कैपिटल के अंदर में, तो हम कितना परसेंट सेल कर सकते हो, उसका बजट बनाओ, फोरकास्टिंग बनाओ, और देन उसको एक्चुअल से हम कंपेरिजन करेंगे कि हमारा बजट से कितना मैच कर रहा है। राइट। ये यूजेस क्या क्या है, कौन यूज करता है, ये तुम्हारे 11th में क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, याद करो बताया होगा मैंने। ये वही है, इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, क्रेडिट एनालाइज करने वाले जो जो तुम्हें लोन देते हैं, डेप्ट एनालाइज करने के लिए कि पैसे वापस करने की कैपेसिटी है कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन करने के लिए। आगे तुम्हारा पार्टी कौन कौन से इंटरेस्टेड होती है इसके अंदर में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियंस, ये वो आगे याद है, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले जो थे तुम्हारे, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये वही है तुम्हारा। बैंकर्स, सप्लायर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स, ये सारी की सारी। अभी तो फिलहाल मैं जस्ट ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, या रीड कर लेना आप लोग, पढ़ा क्या दिया मैंने, पढ़ा ही दिया। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं, ये विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। देखो विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, समझना। ये पेपर में पूछ सकता है, मैं पहले बता देता हूँ। विंडो ड्रेसिंग एक बार में पक्का आएगा। ये तुम लोगों को मैंने ट्रायल हमेशा बैलेंस शीट सिखाया हुआ है। फिक्स एसेट्स कितना है, 10 लाख रुपए। 2 लाख का क्या है इसके ऊपर, कितना हो गया, 8 लाख। बाकी अदर एसेट्स में लिख देता हूँ तुम्हारा 15 लाख रुपए। कितना हो गया, 23 लाख हो गया। एंड डेटर्स भी लिखता हूँ, रुको। डेटर्स से तुम्हारा 15 लाख का, 15 नहीं 10 लाख का। प्रोविजन है तुम्हारा पीडीडी, 3 लाख का। कितना हो गया, 8 7 15, 30 लाख रुपए। बोलो, बैलेंस शीट कितना है, 30 लाख रुपए। इधर मैं कैपिटल ले लेता हूँ, 20 लाख रुपए। क्रेडिटर ले लेता हूँ, 5 लाख। लॉन्ग टर्म लोन रह जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट कितना रहेगा, 5 लाख। हो गया 30 लाख, बैलेंस शीट मैच। अब मैं इस बैलेंस शीट को देखो कितना थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ, बना दूं। सेम बैलेंस शीट में फिक्स एसेट 10 लाख, कैपिटल कितना था, 20। क्रेडिटर कितना था, 5। लॉन्ग टर्म डेट कितना था, 5। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख। डेटर्स कितना था, 10 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2 लाख, 3 लाख। और अदर एसेट कितना था, 15 लाख। कितना हो गया बैलेंस शीट टोटल, 35 लाख। 35 लाख। ये जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। बैलेंस शीट दोनों में कोई गलत नहीं है, लेकिन नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, मेकअप करना। मेकअप करने को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। मेकअप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से चेहरे को क्या बना देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना। ठीक है। तो बैलेंस शीट और पीएनएल में कुछ इस तरीके से खेलना कि इन्वेस्टर्स के डिसीजन को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। दिस इज कॉल्ड, मान लो इस केस में रेवेन्यू भी हो सकता है। अब रेवेन्यू के साथ कैसे खेला जा सकता है दिखाता हूं मैं तुम्हें, सेल के साथ।
रेवेन्यू और अदर इनकम। परचेज में जो डिस्काउंट मिलता है वो कहाँ आना चाहिए? चलो, रेवेन्यू तुम्हारे पास 10 लाख की, तूने परचेज किया 8 लाख का, और 2 लाख का उसे आपको डिस्काउंट दे दिया, तो परचेज 6 लाख का हुआ। बोलो ये सनो। अब मैं इस 2 लाख को मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरी रेवेन्यू 12 लाख नहीं हो गई, और मैं यहाँ पे 8 लाख रहने देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? चलो दोबारा देखो, समझ नहीं आया तो दोबारा देखो। विंडो ड्रेसिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा दोबारा देखना। नहीं समझ में आना ही वाला पॉइंट, पूरा पीएल बना देता तो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना समझ में तुम लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग कंसेप्ट समझने की आदत है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम लोग सीखा है, शॉर्ट में ला रहा हूँ, सिंपल। सेल 10 लाख, ठीक है। अदर इनकम 2 लाख। परचेज 8 लाख माइनस 2 लाख, जो डिस्काउंट है। परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। डिस्काउंट मैंने बोलता हूँ ना, डिस्काउंट। परचेज पे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब मेरा जीपी कितना आ गया बताना? 6 लाख रुपए। डन। अब मैं इसी चीज को, ये जो यहां था, इसको 8 कर देता हूँ, और अदर इनकम में डिस्काउंट इनकम लिखता हूँ 2 लाख रुपए। 14 लाख। 8 लाख खर्चे माइनस ये 6 लाख जीपी। लेकिन सेल तो 14 लाख रुपए हो गया। लोन तो इस फिगर का मिलता है समटाइम्स। 14 14 ही तो है। सेल पहले 12 था, 10 और 2 12 थे। अब मतलब पहले इनकम कितनी थी? 12 लाख रुपए। अब कितनी दिख रही है? 14 लाख रुपए। कंपनी का बढ़िया दिखने लग गया ना। तो ये तरीका होता है विंडो ड्रेसिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो सही चीज दिखाने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि एक लड़की मेकअप में और एक विदाउट मेकअप। तो विंडो ड्रेसिंग इज अ मेकअप। और वो चीजें जो तुम्हारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट डाल रहा हो, डेट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट जितना है नहीं इसको और बढ़ा के दिखाने के लिए ये सब करते प्रॉफिट मान लो, कई बार क्या होता है, लोग ना मार्च 24 में कोई इनकम हो गई, मान लो कोई लिमिट कम है, तो लोग क्या करते हैं, अप्रैल में होने वाली इनकम को बोल देंगे मेरी सर्विस का ही तो काम है। मान लो कोई अप्रैल में 90% काम हो चुका है मार्च में, एक्चुअल में काम कब होगा? अप्रैल में। उसको पहले बुक कर लो, सेल हाई करने के लिए। इधर सेल सेल बुक कर लो, इधर परचेज बुक कर लो। हैं। 10 करोड़ का इनकम। अभी एक प्रैक्टिकल हमारे साथ एक इशू हुआ, किसी क्लाइंट के केस में। उनको इनकम चाहिए थी। उनको कह रहा था कि मेरा ना कम से कम 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर चाहिए मुझे इस साल। क्यों? गवर्नमेंट टेंडर सप्लाई करने के लिए। तो कह रहा है कि, और टर्नओवर कितनी थी? 7 करोड़ रुपए। सात। 7 करोड़ था, वो कह रहा है मुझे 50 करोड़ का टर्नओवर। तो उसने पता क्या क्या किया? उधर सेल का बिल इन्फ्लेट कर दिया, इधर परचेज का बिल 43 करोड़ से डाल दिया। हो गया 50 करोड़ का। टैक्स उसको देना ही नहीं पड़ा, कि भाई प्रॉफिट तो 2-3 करोड़ का ही था, सेल ही बढ़ा दिया, परचेज भी बढ़ा दिया। तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग की जाती है। तो उस चीज को, ये लिमिटेशंस इन अकाउंटिंग की, जो कि ठीक नहीं है, राइट। सो इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ के आना, मैंने अभी जस्ट ऊपर ऊपर जानबूझ के बताया। जब हम चैप्टर 3 और 4 करेंगे, 5 के बाद दोबारा इस चैप्टर में वापस आऊंगा, तब हम करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, टारगेट क्या है हमारा।